हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए नई वीडियो जिसका टॉपिक है सीपीआर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर होता क्या है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है सीपीआर करते टाइम और क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि सीपीआर वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो सी है, पी है, आर है, इसका मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट देखिए, सी का मतलब होता है आपका कार्डियो, पी से होता है आपका पल्मोनरी, आर से होता है आपका रिससिटेशन। कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट, मतलब इसका मतलब यहाँ पे हार्ट का भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। पल्मोनरी रिलेटेड है आपके लंग्स से, और रिससिटेशन मतलब होता है रीस्टार्ट या फिर रिवाइव, मतलब किसी चीज को फिर से शुरू करना या फिर से उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में लाना, दैट इज रिससिटेशन। ठीक, तो सीपीआर का क्या फुल फॉर्म है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और रिससिटेशन है आपका स्टार्ट या रिवाइव करना। ठीक, यहाँ तुमने डिस्कस कर लिया कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि सीपीआर प्रोसीजर होती क्या है। देखते हैं डेफिनेशन। इट इज लाइफ सेविंग टेक्निक यूजफुल इन हार्ट अटैक एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट इन विच समवन्स ब्रीथिंग इज स्टॉप्ड। ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक है, मतलब लाइफ को बचाने वाली टेक्निक है, जिसमें जो किस चीज़ में यूजफुल होती है? हार्ट अटैक में आपके, या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट में। हार्ट अटैक क्या होता है? जब आपका हार्ट कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर देता है, या जो उसका काम है पंपिंग करना ना, ब्लड को पूरे बॉडी में भेजना, उसको बंद कर देता है, दैट इज हार्ट अटैक। एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब रेस्पिरेशन होता है आपका सांस लेने वाली जो प्रक्रिया होती है, उसमें दिक्कत हो जाती है या लंग्स अपना काम करना बंद कर देता है। ये हार्ट अटैक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि जब हार्ट ब्लड पंप करके भेजेगा, लंग्स में जाएगा, वहाँ ऑक्सीजनेशन होगा, फिर वापस आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, फिर वो पंप करेगा पूरे बॉडी में। तो इन लोग का फंक्शन, हार्ट का और लंग्स का, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि अगर हार्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो रेस्पिरेशन का भी प्रॉब्लम होता है। पर कोई कोई कंडीशन होती है जिसमें सिर्फ हार्ट अटैक आ गया, जिसे देखा होगा आपने, चेस्ट पेन होने लगा, और उसके बाद में क्या अचानक से चेस्ट पेन हो रहा है और जो पर्सन रहेगा वो नीचे गिर गया पेन से, तो इस टाइम पे भी सीपीआर का यूज़ करते हैं, ठीक, लाइफ को बचाने के लिए। और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रहा है, जैसे ड्राउनिंग की कंडीशन हुई, मतलब कोई डूब रहा था जिसके कारण उसके फेफड़ों में पानी भर गया, लंग्स में, तो उसको भी सीपीआर दिया जाता है। ठीक, आगे हम डिस्कस करेंगे किन किन कंडीशन में हम सीपीआर देते हैं। ओके, इसमें क्या होगा? किसी की ब्रीथिंग स्टॉप हो गई, या किसी की हार्ट बीट स्टॉप हो गया, या बहुत ही स्लो हो गया, तो उसमें हम सीपीआर देते हैं। इसीलिए एक लाइफ सेविंग टेक्निक है, मतलब जान को बचाने वाली टेक्निक है। इट इज एमरजेंसी टेक्निक यूज टू रिस्टार्ट फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड लंग्स। ये एक एमरजेंसी टेक्निक है जो क्या क्यों की जाती है? हार्ट के और लंग्स के फंक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए या फिर से करवाने के लिए की जाती है। ओके, अब डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ सीपीआर, मतलब ये जो सीपीआर दिया जाता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, क्यों दिया जाता है। फर्स्ट है टू मेंटेन एन ओपन एंड क्लियर एयरवे, मतलब एयरवे मतलब जो ब्रीथिंग का रास्ता है उसको मेंटेन करना और ओपन करना और क्लियर करना। मान लीजिए कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जब कुछ फंस गया हमारे विंड पाइप में या ट्रकिया में, जिसकी वजह से आदमी को कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो भी हमारा पर्पस होता है उसको क्लियर अप करना। तो इसीलिए ये है ए। ओके, फिर है टू मेंटेन ब्रीथिंग बाय एक्सटर्नल वेंटिलेशन। एक्सटर्नल वेंटिलेशन मतलब बाहर से हम सांस देके ब्रीथिंग को भी मेंटेन करते हैं, दैट इज बी। एंड थर्ड इज टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन बाय एक्सटर्नल कार्डियक मसाज या मसाज। और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करते कैसे हैं? कार्डियक मसाज देके या कार्डियक प्रेशर देके एक्सटर्नली। तो ये हो जाएगा आपका सी। तो एक सिंपल तरीका पर्पस को लर्न करने के लिए, पर्पस ऑफ सीपीआर इज ABC: to maintain an open and clear airway, to maintain breathing by external ventilation,
और टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन बाय एक्सटर्नल मसाज, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना एक्सटर्नली प्रेशर या मसाज से की। ओके, ये हो गया पर्पस। चलिए अब देखते हैं इंडिकेशंस, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हो सकती है जब हमको सीपीआर देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट देखते हैं इंडिकेशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, मतलब कार्डियक अरेस्ट के कौन कौन से कंडीशन में सीपीआर दिया जाता है। पहला आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है एबनॉर्मल पंपिंग ऑफ हार्ट, मतलब जब आपका हार्ट एबनॉर्मली पंप करने लगता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या तो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट सप्लाई या सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन नहीं होगी और जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है और हमें सीपीआर देना पड़ सकता है। सेकेंड है वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकी मतलब ये ट्रैकी आपका कहीं भी आएगा, दैट इज इंक्रीज, कार्डिया इज हार्ट, तो वेंट्रिकल्स में या फिर कह सकते हैं इंक्रीज हार्ट रेट या फिर पंपिंग ब्लड का बढ़ जाता है, दैट इज वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। ओके, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और ट्रैकीकार्डिया में एक डिफरेंस ये है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में आप देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है पर बराबर नहीं है। बट अगर आप बात करेंगे वेंट्रिकुलर ट्रकिया की तो उसमें यूनिफॉर्मली हो रहा है। एसिस्टोल होता है आपका अब्सेंस ऑफ हार्ट बीट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हार्ट बीट बिल्कुल रहेगी नहीं। ओके, तो ये 3 मेन इंडिकेशंस हमने देखे जिसमें आपको सीपीआर देने की ज़रूरत पड़ सकती है। पहला है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब एबनॉर्मल पंपिंग ऑफ हार्ट। दूसरा है वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया मतलब जब हार्ट बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी पंप करने लगेगा। थर्ड है एसिस्टोल। एसिस्टोल हो जाएगा आपका एब्सेंस ऑफ हार्ट बीट या एब्सेंस ऑफ हार्ट पंपिंग। ओके, ये थे इंडिकेशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, मतलब इन सब चीज़ों में, इन सब केसेस में आपके कार्डियक अरेस्ट या कह सकते हैं हार्ट अटैक आ सकता है, तो आप सीपीआर दे सकते हो। दूसरा आपका इंडिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अब देखते हैं इंडिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट, मतलब कौन कौन सी कंडीशन में रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। फर्स्ट इज ड्राउनिंग। ड्राउनिंग मतलब डूबना, जब कोई पर्सन पानी में डूब गया जिसकी वजह से उसके लंग्स में या फेफड़ों में पानी भर गया और वो सांस नहीं ले पा रहा है और उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया। रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं होगा या फिर एकदम जैसे लगेगा बहुत ही रेस्पिरेशन रेट बहुत कम हो गया। तो ड्राउनिंग की कंडीशन में मतलब अगर पर्सन डूब गया है किसी वजह से, उसमें हो सकता है। स्ट्रोक में हो सकता है। स्ट्रोक की कंडीशन जब होती है जब आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। ओके, ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है या किसी सेकेंडरी रीजन की वजह से भी हो सकता है। फिर है फॉरेन बॉडी इन थ्रॉट। फॉरेन बॉडी मतलब कोई बाहर का चीज़, जैसे सबसे कॉमन होता है बच्चे क्या होता है, सिक्का होता है, कॉइन, उसी को डाल लेते हैं, उनके गले में फंस जाता है जिसकी वजह से उनको रेस्पिरेटरी अरेस्ट जैसी कंडीशन या सांस लेने में दिक्कत होता है, तो उस टाइम पे भी सीपीआर देते हैं। फिर है स्मोक इनहेलेशन। स्मोक इनहेलेशन मतलब बहुत ज़्यादा धुआं हो गया, कोई केमिकल गैस हो गई जो हमारे अंदर, हमने सांस ली हमारे अंदर चली गई, उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। फिर है ड्रग ओवरडोज। कोई ड्रग हो गया जिसका साइड इफेक्ट हमें क्या होगा कि रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक, ऐसी कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। फिर है सफोकेशन। सफोकेशन मतलब होता है, सफोकेट करना मतलब जब हम सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो कहते नहीं कि ऐसे ऐसे करते हैं ना, दैट इज सफोकेशन, दम घुटना जिसे कहते हैं, उसमें भी हम रेस्पिरेटरी अरेस्ट की कंडीशन देख सकते हैं। फिर है एक्सीडेंट और इंजरी। कोई एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हो गई जिसकी वजह से मान लीजिए स्ट्रोक हो गया, ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेन अपना फंक्शन कैसे करेगा। तो एक्सीडेंट या इंजरी हो गई कुछ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, नोज में कहीं इंजरी हो गई जिसकी वजह से रेस्पिरेशन या आप सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। फिर है कोमा। कोमा इसकी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी हार्ट बीट भी चलेगी पर ब्रेन वर्क नहीं करता। जब ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है तो अपना ब्रीथिंग का काम या सांस लेने का काम कैसे कर सकता है, तो इस कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। फिर है एपिग्लॉटिस पैरालिसिस। एपिग्लॉटिस आपके एक देखें, ये ट्रकिया, द लैरिंग्स होता है एक, जैसे कि आपका ईसोफेगस, अगर हम माउथ से डिस्कस करें तो ईसोफेगस और उसका रास्ता
सेम होता है, पर लैरिंग्स पे आके यहाँ पे कवर करने वाला, मतलब जब हम खाना खा रहे हैं तो देखिए कभी कभी होता नहीं कि खाना खा रहे हैं, ऐसे सांस लिया तो फूड पाइप में या इसोफेगस में चला गया, खांसी आने लगी, अटक गया खाना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर ट्रकिया का कंटेंट या इसोफेगस का कंटेंट जो भी हमने खाया वो आप हमारे सांस वाली नली या कह सकते हैं विंड पाइप में ना जाए, इसके लिए एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस क्या कवर करता है कि ट्रकिया कवर हो जाए, जब हम खाना खा रहे हैं तो वो आपकी इसोफेगस में जाए। अगर उसमें पैरालिसिस हो गई, पैरालिसिस मतलब उसमें काम करना बंद कर दिया है किसी नर्व इंजरी की वजह से या नर्व कॉज की वजह से, एपिग्लॉटिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट की कंडीशन आ सकती है। ये थे इंडिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, 4 आवर्स ऑफ CPR। मतलब अगर एक 4 आवर है, देखते हैं क्या क्या होगा, वो CPR में काफ़ी कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट आवर से होता है आपका रिस्क। रिस्क क्या मतलब, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिस्क हो सकता है, ठीक। सेकेंड है रिकग्नाइज करना। रिकग्नाइज करना मतलब अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो रही है तो आप उसको पहले पहचानोगे ना कि हाँ इसको CPR की ज़रूरत है, ठीक, उसको पहचानना कि यहाँ पे CPR की ज़रूरत है कि नहीं। फिर है रिएक्ट। रिएक्ट मतलब फिर आप कर क्या रहे हो, अगर आपको पता चल गया कि एक इमरजेंसी कंडीशन है तो आपको करना क्या है। फर्स्टली जैसे अभी आगे डिस्कस करेंगे हम CPR में स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें करेंगे, ठीक। लास्ट है आपका रिससिटेट, मतलब आप जब रिससिटेशन दे रहे हैं तो कैसे स्टेप वाइज कर रहे हैं, हो गया रिससिटेशन। तो ये चीज़ें हो गई आपकी 4 आवर्स ऑफ CPR, ठीक। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर हम CPR के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले रिस्क पढ़ेंगे, किन चीज़ों की वजह से कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें CPR देना पड़ सकता है। फिर है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब कौन सा ऐसा पेशेंट है, हमें पहचानना है या फाइंड आउट करना है कि किस कंडीशन में हमें CPR देना है। फिर है रिएक्ट। हमें पता चल गया कि अगर इमरजेंसी आ रही है तो हम कर क्या रहे हैं, दैट इज रिएक्ट। फिर है रिससिटेशन। रिससिटेशन मतलब CPR देना, कैसे CPR देना है, ओके। तो हम तो ये पढ़ चुके हैं रिस्क करना और रिकग्नाइज करना, आगे कि क्या क्या इंडिकेशन होते हैं कार्डियक अरेस्ट के या रेस्पिरेटरी अरेस्ट के। फिर रिएक्ट में भी आप CPR दोगे, एम्बुलेंस को कॉल करोगे, ठीक, वो भी आगे पढ़ेंगे। रिससिटेशन में भी स्टेप पढ़े ये हम CPR के आगे। यहाँ पे हमने पढ़ लिया स्टार्टिंग से CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, और 4 आवर्स पढ़ लिए, ठीक। अब पर्पस भी हमने पढ़ा कि क्यों दिया जाता है CPR, या मेन फंक्शन या हमारा मेन प्रिंसिपल क्या होता है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CPR के स्टेप्स क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, CPR देते टाइम। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस या मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं CPR देने के बाद अगर हमने सही और प्रॉपर टेक्निक से CPR नहीं दिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।